हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंपनी के लेखे जिसे हम लोग कंपनी अकाउंट बोलते हैं। और कंपनी के अकाउंट में आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है अंशों के निर्गमन एवं प्रकार। जो उससे संबंधित जो एमसीक्यू हैं, पूछे गए एमसीक्यू हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चाहे इनकी बात करें हम लोग बिहार एस्टेट में, चाहे हम लोग बात करें बिहार एस्टेट की बात करें, चाहे हम लोग एमपी टेट की बात करें, एमपी हाई स्कूल टेट, चाहे हम लोग झारखंड पीजीटी की बात करें, झारखंड पीजीटी, ठीक है, चाहे हम लोग यूपी पीजीटी की बात करें और चाहे टीजीटी की बात करें। ये हर जगह पर आने वाले एमसीक्यू हैं और इन्हीं से हम लोग और चीज़ें आगे सीखने वाले हैं। ये क्लास है जो पार्ट 1 रहेगी, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बहुत सी क्लासें होने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है। अधिकार अंश जिन्हें बोलते हैं हम लोग राइट शेयर जो होते हैं हम लोगों के, वो कौन से होते हैं? उन अंशों से है जिन्हें कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किया जाता है, कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किए जाते हैं, या फिर कंपनी के प्रमोटर जिन्हें प्रवर्तक बोलते हैं को निर्गमित किए जाते हैं। निर्गमित का मतलब इशूड किए जाते हैं। तो अधिकार अंश का आशय उन अंशों से है जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, जिन्हें कंपनी के अंशधारियों को जो निर्गमित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से हैं? एक है स्टेटमेंट 1, अधिकार अंशों को समता अंशधारियों में कंपनी में उनके अंश पूंजी के अनुपात में दिए जाते हैं। या फिर तर्क दिया है क्योंकि समता अंशधारियों का कंपनी के वित्त में बहुत जोखिम रहता है। तो ये दोनों बातें कैसी हैं, इसके जो है आंसर आप लोगों को बताने हैं कि आप नीचे दी गई कोडिंग योजना के अनुसार उत्तर चुनिए। तो उत्तर क्या है हम लोगों का? ए और आर दोनों सही हैं। ए तथा ए सही व्याख्या करता है आर की, या फिर ए और आर दोनों सही हैं तथा ए और आर की व्याख्या आर नहीं करता है, मतलब सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जो इसका जो राइट आंसर है, ये दोनों बातें जो हैं, तर्क 1 में बात, कथन 1 में, और तर्क उसका जो 2 दिया, मतलब सेकंड आर दिया है, वो दोनों बातें सही हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यदि 10 रुपये सममूल्य का अंश, यदि 10 रुपये जो है सममूल्य का मतलब होता है एट पार। अगर हमने मान लो कि कोई शेयर इशू किया है एट पार पर, और वो है उसका एट पार में वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये, लेकिन उसे हम लोगों ने 12 रुपये में बेचा है। तो ये है जो उसका है सेल्स प्राइस है। अब सेल्स प्राइस में हमने 10 की चीज़ जो है वो कितने में बेची है? 12 में। तो 2 रुपये हमने क्या लिए हैं? ज़्यादा लिए हैं। और 2 रुपये जो वसूली जो है, 2 रुपये की जो रुपये की राशि को माना जाएगा। तो 2 रुपये जो लिए हैं उस राशि को क्या माना जाएगा? उसे हम लोग प्रीमियम मानेंगे, छूट मानेंगे, डिस्काउंट मानेंगे, उपहार मानेंगे, गिफ्ट मांगेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रीमियम, डिस्काउंट, उपहार, गिफ्ट जिसे बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? तो हम लोग उसे क्या मानेंगे? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि उसे हम लोग क्या मानेंगे? प्रीमियम मानेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एसपी एजुकेशन। और हम लोग ऐसे ही कंटेंट की बात करते हैं और डेली क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। एक सार्वजनिक कंपनी जिसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, जो पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर बोलते हैं, जिन्हें हम लोग अंशधारी बोलते हैं, शेयर होल्डर, उनका जो है दायित्व तो कैसा होता है? सीमित होता है। तो वो कितने तक सीमित होता है? अंशों के चुकता मूल तक, अंशों के अंकित मूल तक,
अंशों के बाजार मूल्य तक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो सार्वजनिक कंपनी में जो अंशधारियों का दायित्व होता है वो सीमित होता है, क्योंकि कंपनी की एक विशेषता है कि अंशधारियों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। लेकिन कहाँ तक सीमित होता है? अंशों के अंकित मूल्य तक। तो जैसे मान लो कि हम लोगों का 10 रुपये का शेयर है और कंपनी जो है, एक शेयर होल्डर ने 10 रुपये का ये शेयर खरीद रखा है, तो उसका दायित्व तो कितने तक है? इसी अंकित मूल्य तक है, तो इसी को बोलेंगे अंशों के अंकित मूल्य तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि अभिगोपक कमीशन। अभिगोपक जो है कमीशन की बात करते हैं, तो अभिगोपक कमीशन, अंडर राइटर कमीशन बोलते हैं इसे हम लोग, निम्न में से किस आधार पर दिया जाता है या फिर देय होता है? अंशों के निर्गमित मूल्य पर, निर्गमित मूल्य मतलब इशूड कैपिटल, इशूड प्राइस पर, या फिर अंशों के अंकित मूल्य पर, अंशों के बाजार मूल्य पर, या फिर अंशों पर प्राप्त याचना राशि पर। तो अभिगोपक जो कमीशन, जो अंडर राइटर कमीशन दिया जाता है वो किस आधार पर देय होता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंशों को जो अभिगोपक को जो कमीशन देते हैं वो अंशों के निर्गमित मूल्य पर देते हैं। तो इसलिए जो आंसर है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि समता अंशधारी, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं, या फिर कंपनी के ग्राहक होते हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं, या फिर ओनर होते हैं, ऋणदाता होते हैं, या फिर कस्टमर होते हैं। तो क्या होते हैं? तो जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं, ओनर बोलते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है कंपनी के प्रवर्तक को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के विक्रेताओं को निर्मित किया जाता है। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है, रिपीटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें कंपनी के प्रवर्तक को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है। अधिकार अंश किसे निर्गमित किए जाते हैं, ये बात पूछी गई है। जो राइट शेयर हैं वो राइट शेयर किससे निर्गमित किए जाते हैं? राइट शेयर। तो राइट शेयर जो है वो किसे निर्मित किए जाते हैं? प्रवर्तक, प्रमोटर को निर्मित किए जाते हैं, शेयर को नियुक्त किए जाते हैं, या फिर जो डायरेक्टर होते हैं उनको निर्गमित किए जाते हैं, या फिर जो कंपनी के जो प्रेजेंट टाइम के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको निर्गमित किए जाते हैं। तो जो अधिकार अंश होते हैं वो कंपनी के जो विद्यमान अंशधारी होते हैं उनको निर्गमित किए जाते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है 7 का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिटेल की क्लास अभी नहीं है आप लोगों की, फ़िलहाल हम लोग MCQ क्लास कर रहे हैं, ठीक है। रहा मैराथन क्लास की बात, तो मैराथन क्लास के लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है आप लोगों के लिए। मैंने इतना कंटेंट अभी डाल दिया है चैनल पर कि आप लोग उसी को पहले देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप लोगों का कुल बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि बहुत से 200 लगभग क्लासें आप लोगों की डरी हुई हैं कॉमर्स की, आप लोग उनको देखिए जो आप लोगों के सिलेबस में गिवन है, पहले उनको देखिए। मैराथन की बात आप लोग अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग लगातार क्लास को करते हैं इसीलिए कि छोटी छोटी क्लासों से आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई 1 चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोगों ने क्लास को कर रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। रही अंकेक्षण की बात, तो अंकेक्षण में हम लोगों ने कितनी क्लास कर रखी हैं? 7 क्लास कर रखी हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आयकर की, तो आयकर में हम लोगों ने 3 क्लासें कर रखी हैं। और हम लोगों ने जैसे मान लो कि वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें, तो वित्तीय लेखांकन की अगर हम लोग बात करेंगे, वित्तीय लेखांकन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने 24 क्लास कर रखी हैं। और हम लोगों ने बहुत सी क्लासें कर रखी हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में हम लोगों ने 4 क्लासें कर रखी हैं, 4 नहीं 6 क्लासें कर रखी हैं कॉर्पोरेट अकाउंट में अगर हम लोग बात करें। तो निगमीय लेखांकन में हम लोगों ने
जिसे कॉर्पोरेट अकाउंट बोलते हैं, हम लोगों ने लगभग 6 क्लासें कर रखी हैं। तो पहले आप लोग इन क्लासों को देखिए, और बहुत सी क्लासें हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ से देख सकते, यहाँ से पहले देखिए। और हाँ, हम लोगों ने अकाउंट जो है आप लोगों का अकाउंट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग बहुत सी आप लोगों की क्लासें कवर होंगी, ठीक है। चाहे हम लोग जैसे मान लो बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को फंड फ्लो की क्लास के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसमें मैंने PDF डाली है 50 क्वेश्चन की, यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर कवर करें, जिससे मैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन वहीं पर डाल सकूं, क्योंकि वीडियो बनाने का अभी समय नहीं है आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में दिया रखा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रखा है कि 8 नंबर में लिखा रखा है, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। तो अगर हम लोग रोकड़ के अतिरिक्त जो है चीज़ें देते हैं अगर हम लोग कोई प्रमोटर को, तो उसमें जो है डेबिट क्या करेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग जब डेबिट करते हैं, तो हम लोग जब हम लोग कैश के अतिरिक्त देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 में शेयर होल्ड, 2 में इक्विटी शेयर, ठीक है। जौन से शेयर देते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। रोकड़ के अतिरिक्त अगर हम लोग कोई चीज़ देते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिख देते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में लिख देते हैं कि बीइंग शेयर इशू टू प्रमोटर्स इंजीनियर एंड साइंटिस्ट ETC, मतलब चाहे किसी को भी दें तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि डेबिट कैसे करते हैं, तो हम लोग डेबिट कैसे करते हैं गुडविल अकाउंट को, तो इसलिए जो आंसर है इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ख्याति खाता जिसे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानून द्वारा स्वीकृत है। पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर का अगर हम लोग रिडम्पशन करना चाहते हैं तो वो उसके लिए कानून द्वारा कौन सी जो है विधि स्वीकृत है। समता अंशों का निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, कंपनी की स्थायी संपत्तियों का विक्रय, या फिर सार्वजनिक निक्षेप। तो जो प्रेफरेंस शेयर है, अगर हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर से रुपया लिया है और प्रेफरेंस शेयर को जब हम वापस करते हैं जिसे शोधन बोलते हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि जो है वो कानून द्वारा स्वीकृत है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि हम लोग कहाँ से इक्विटी शेयर से निर्गमन कर सकते हैं, तो कानून द्वारा स्वीकृत जो है वो इक्विटी शेयर का इशू कर सकते हैं, उससे पैसा आएगा और उसी पैसे को हम लोग पूर्वाधिकार अंशों को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो हम लोग शेयर की वैल्यू, जैसे हम लोगों ने 10 रुपये का था और हम लोगों ने 12 रुपये मांगे थे, तो उसमें जो 2 रुपये था वो हम लोगों का क्या था, वो था प्रीमियम। सवाल में किया हुआ है हम लोगों ने अभी। तो प्रीमियम जो है वो उसी बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, ये पूछा है, नहीं कर सकते हैं। सदस्यों के लाभांश का भुगतान करने के लिए, सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, सदस्यों को जो है लाभांश का भुगतान हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं कर सकते हैं। और ये 3 काम और भी होते हैं, उनको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में कि अंशों के निर्गमन पर अगर हम लोग दे कमीशन की दर अधिक नहीं होती है। अगर हम लोग याद रखिए कि अंश को अगर इशू करते हैं, अंशों के निर्गमन पर जो कमीशन दिया जाता है, कमीशन की जो दर होती है वो कितनी होती है, वो होती है 5% होती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ऋणपत्रों के निर्गमन पर कमीशन की दर कितनी होती है, कमीशन की दर कितनी होती है, तो वो होती है, कितनी होती है, 2.5%। कितनी होती है, 2.5%।
तो इसका जो राइट आंसर है, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं हो सकती। तो किससे अधिक नहीं हो सकती? 5% से अधिक नहीं हो सकती। इसलिए जो आंसर है वो है 11वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर बात आती है, बहुत सी चीज़ों की बात आती है जो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि अगर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को बता देंगे, फिलहाल अभी नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि जो कॉल इन से एडवांस है, कॉल इन एडवांस पर कितने परसेंट है, तो अभी अब पहले था 6%, अब हो गया है 12%। कितना हो गया है? 12% हो गया है। तो उसको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हम लोगों को चेंज करना होगा, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो कंपनी अधिनियम कौन सा पढ़ रखा है? कंपनी अधिनियम 1956। कौन सा पढ़ रखा है? कंपनी एक्ट 1956। कौन सा है? 1956। और हम लोगों को पढ़ना कौन सा है? 2013। तो उसमें बहुत से चेंजेस हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि। न्यूनतम अंश आवेदन राशि का मतलब होता है कि मिनिमम हम लोग एप्लीकेशन पर कितनी अमाउंट रखना चाहिए। एप्लीकेशन पर मिनिमम अमाउंट कितना रखना चाहिए? 5 रुपये प्रति अंश, अंशों के अंकित मूल्य का 5%, अंशों के अंकित मूल्य का 10%, या फिर अंशों के अंकित मूल्य का 20%। तो आंसर बताना है कि न्यूनतम अंश आवेदन राशि क्या हो सकती है। तो न्यूनतम अंश जो आवेदन राशि होती है वो कितनी होती है? निर्गमित मूल्य का जो अंकित मूल्य होता है उसका 5%। मान लो कि हम लोगों का जो अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो उसमें एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी आ जाएगी? तो इसका 5% निकालेंगे। 5 से कम तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। 5 से 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी याद रखिए। और 20% से हम लोग ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कितने फिर प्रतिशत थे उसको हम लोग देख लेंगे, 20 है कि 25 है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को, अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। अंश आवेदन राशि पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? तो क्रेडिट करते हैं अंश पूंजी खाता को, अंश आवंटन खाता को, अंश आवेदन खाता को, अग्रिम याचना खाता को। तो हम लोग उसमें क्रेडिट किसको करते हैं? जब हम लोगों को कुछ राशि एवं में ज़्यादा मिलती है तब हम लोग कौन सी राशि जो है उसमें हम लोग लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होता है कि हम लोग उसमें क्या रखते हैं? क्रेडिट करते हैं। किसको करते हैं? तो हम लोग करते हैं कि अंश आवंटन राशि को क्रेडिट करते हैं। क्या एंट्री लिखते हैं हम लोग? तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग यही एंट्री डालते हैं, तो क्रेडिट करते हैं, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। जो अंश निर्गमन पर जो प्राप्त प्रीमियम है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, संपत्ति साइड में, या फिर लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में, या फिर लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में। तो हम लोग अंश जो निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाते हैं सिक्योर रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? जो वही बात है कि 10 रुपये का था, 12 रुपये मांगे, तो 2 रुपये जो ज़्यादा मिले उसे हम लोग किस खाते में क्रेडिट करेंगे? अंश प्रीमियम खाते में, छूट खाते में, अंश पूंजी खाते में, या फिर लाभानी खाते में। तो हम लोग उसको क्रेडिट कहाँ करेंगे ये पूछा गया है। जो एक्सेस अमाउंट मिलती है ना, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रीमियम खाते में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु अंश प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है? जो अंश प्रीमियम जो अकाउंट है उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में, ये बात अभी मैंने आप लोगों को बताई, कर सकते हैं। कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, रिटर्न ऑफ करने में हम लोग कर सकते हैं, जो प्रीमियम एक्सपेंसेस हैं हम लोगों के। बोनस अंश को निर्गमित करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है
डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मतलब हम ये तीनों काम अंश प्रीमियम खाते से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने, एक कंपनी जो है वो अपनी कौन सी चीज़ स्वयं खरीद सकती है, समता अंशों को नहीं खरीद सकती है, ऋण पत्रों को बिल्कुल खरीद सकती है या नहीं, पूर्वाधिकार अंशों को नहीं खरीद सकती है, इनमें से सभी होगा नहीं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया कि एक कंपनी क्रय कर सकती है तो वो क्या क्रय कर सकती है, अपने स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि अभिकोपक वह व्यक्ति है जो बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करता है, नहीं। निर्यात एवं आयात का प्रबंध करता है, बिल्कुल नहीं। जनता द्वारा न क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, इसीलिए तुम उसे कमीशन देते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि चालू स्टॉक कीमत 50 रुपये प्रति अंश है और एक नया राइट शेयर जो है वो 4 धारक निवेशक को सौंपा गया रुपये 45 रुपये प्रति अंश की कीमत, अंशदान कीमत पर, तो राइट शेयर का क्या मूल्य होगा। तो याद रखिए कि 50 रुपये कीमत की है अंश, ठीक है। और हम लोगों ने जो अंश है हम लोगों का, ये जो 4 अंश हैं इनको हम लोगों ने, एक जो अंश है वो 45 रुपये का आता है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 का। और 4 के बराबर एक हम लोगों का, 4 के बराबर एक अंश हम लोग 4 लेंगे और प्लस में हम लोगों को एक राइट शेयर मिलेगा। तो 5 रुपये की वैल्यू और 5 अंश, तो राइट शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपये। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो राइट शेयर में हम लोग करेंगे ना कॉन्सेप्ट को, तो साथ में करेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एसपी एजुकेशन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने, अभी मैंने आप लोगों को बताया है, समता अंश नहीं क्रय कर सकती, पूर्वाधिकार अंश नहीं क्रय कर सकती, ऋण पत्रों का क्रय कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में कि एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का निम्नलिखित प्रतिशत मांगा जाना चाहिए। मतलब कितना प्रतिशत, कम से कम न्यूनतम कितना मांगा चाहिए, 2%, 5%, 10% या फिर 15%। तो कितना मांगना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है 5% मांगा ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है न्यूनतम 5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है मिस्टर स्मिथ ने 10 रुपये प्रति अंश 200, मतलब कि 200 अंशों के लिए आवेदन किया। 200 अंशों के लिए आवेदन करेंगे तो हम लोगों को 10 रुपये के हिसाब से हमने कितने का पेमेंट किया, 2000 का। लेकिन हमें अंश कितने मिले, 160। तो 10 रुपये के हिसाब से उनको कितने लेने चाहिए थे, 1600 लेने चाहिए थे। एडवांस में कितने पहुंच गए मेरे, 400 पहुंच गए। अब 400 कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग कॉल पे एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन राशि पर 2 रुपये, ठीक है। तो आवेदन राशि कितने की हुई, 160 × 2 बराबर 16 दूनी 32, 320 की। के पश्चात उन्हें 2 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि, तो 2 रुपये की आवंटन भी है, अलॉटमेंट है, ये भी 2 रुपये, तो ये भी 320 रुपये की हो गई। और प्रथम याचना राशि कितने की है, वो 3 रुपये की है। तो 160 × 3 करेंगे तो 16 × 48, 480 रुपये मांगे। कितने, ये मतलब टोटल रुपये कितने मांगे, 2 और 4 3 7 2 11, मतलब 1120 मांगे। उसमें एडवांस उनके कितने हैं, एडवांस कितने हैं उनके, 400। तो 400 एडवांस हैं, ठीक है, 400। तो शेष कितने रह गए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूछी गई है, अदत्त मांग की राशि होगी तो वो कितनी होगी, 720 रुपये होगी। तो इसलिए राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि पूंजी संरचना अनुपात जिसे बोलते हैं, समता और ऋण को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, देखते हैं हम लोग, शोधनीय समतांश,
शोधनीय अधिमान अंश बिल्कुल कर सकती है, शोधनीय ऋणपत्र बिल्कुल कर सकती है, पूर्ण परिवर्तन ऋणपत्र बिल्कुल कर सकती है। तो शोधनीय का मतलब होता है पैसा वापसी। तो ऋणपत्रों को जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको पैसा वापसी का कोई वादा नहीं होता है, तो रेडीमेबल इक्विटी शेयर नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं पूछा है। तो डी ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसपी एजुकेशन को। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।